वेलकम टू फिजिक्स विद यू दिस टाइम वी आर विद द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के विषय में सब जानते ही हैं। और इस बार पर हम इसके कुछ लॉज होते हैं। लॉज आपको पता है, दो लॉज होते हैं। उनमें से अब एक लॉ यानी कि दूसरे लॉ को हम हाइजेन प्रिंसिपल से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो रिफ्लेक्शन के विषय में चलिए समझते हैं। पर रिफ्लेक्शन से पहले मैं वेव फ्रंट को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। नहीं तो डिटेल तो आप लास्ट वीडियो से देख ही लेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप करना यहाँ जरूरी समझ रहा हूँ, वरना फिर समझ नहीं आएगा आपको। तो वेव फ्रंट होता है हमारा सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। और मैंने बताया था कि पॉइंट सोर्स से एक रेडिएशन चारों तरफ एमिट होती है। और एक पर्टिकुलर टाइम अगर मैं कोई डेल्टा टी ले लेता हूँ, तो उस डेल्टा टी टाइम में एक फेज मान लेते हैं डेल्टा फाई है। और अगर मीडियम सेम है तो लाइट की वेलोसिटी, रेडिएशन की वेलोसिटी भी सेम होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, एक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो चारों तरफ सेम होगा। और उस स्थिति में हमारे पास एक लोकस जो भी पॉइंट है उसको जोड़ देंगे, तो एक जो सरफेस कंस्ट्रक्ट होगा उसी को हम सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज कहते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के साथ जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी वो वेवलेट का कंसेप्ट था। वेवलेट का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर वेव फ्रंट पे मैं 5-10 पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो वे सारे के सारे पॉइंट सोर्स हो सकते हैं सेकेंडरी एमिशन के, सेकेंडरी रेडिएशन के। क्योंकि एक डिस्टरबेंस जनरेट होता है। एक छोटा सा सर्कल ले सकते हैं, स्फेरिकल ले होगा इन जनरल, 2D में आपको सर्कल दिखेगा। तो ये चारों तरफ हो सकता है। और इसमें जो डिस्टरबेंस है ये फर्दर एक नए सोर्स की जैसे समझ लीजिए कि नया बल्ब लगा दिया आपने। पुराने बल्ब से रेडिएशन आया और नए बल्ब चार छोटे छोटे जनरेट हो गए। अब ये क्या करेंगे, उसी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को फिर से एमिट करेंगे। तो इस स्थिति में एक नया वेव फ्रंट बन सकता है, जैसा कि हाइजन प्रिंसिपल कहता है। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस स्थिति में आपके पास एक वेव फ्रंट जो भी आप जोड़ दोगे, आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ या कहीं भी, तो एक नया वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट होगा। बट बैकवर्ड में जहां से रेडिएशन आ रही है वहां कंसिडर नहीं करते, हम फॉरवर्ड का कंसिडर करते हैं। और यही आपका हाइगन प्रिंसिपल था, जो कि नए वेव फ्रंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता था। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी से हम प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन की। पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई नो कि आपको आता है, फिर भी एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। सो रिफ्लेक्शन, हाउ यू डिफाइन द रिफ्लेक्शन। तो जब भी किसी भी स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस पे एक प्लेन वेव इंसिडेंट होगी, कि सन की लाइट को हम प्लेन मानते हैं, बहुत दूर से आ रही है प्लेन मानते हैं। बहुत दूर से लाइट आ रहा है कहीं से तो उसको भी हम प्लेन मानते हैं। तो जब वो किसी मिरर पे पड़ता है या पानी पे पड़ता है या किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ता है, तो उसी मीडियम में वापस आ जाता है। और क्योंकि आप अपनी शक्ल अगर देख रहे हैं तो आप भी उसी मीडियम में खड़े हैं, तो आपको अपनी शक्ल खुद भी दिखाई दे जाती है। ठीक है, प्रोवाइडेड नई चीज क्या है, खास चीज क्या है कि आपका जो कंडीशन है लॉज ऑफ फ्रैक्शन की वो वे होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है उसको हम जानते हैं। पहले पिक्चर के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करवा दूं, क्योंकि करवाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रहनी चाहिए क्या होता है। इंसिडेंट लाइट इस तरीके से आएगी। ये आपका कोई पॉलिश सरफेस है, मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद लाइट यहाँ से वापस जानी चाहिए एज पर डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। और इस प्लेन के, प्लेन ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर वे में एक नॉर्मल ड्रॉ होता है। ये रहा नॉर्मल, एक नॉर्मल ड्रॉ होता है। इस तरफ के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच के एंगल को हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के बीच को कहा हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो पहला लॉ ये कहता है, क्या कहता है पहला लॉ, ये लाइट यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड कह रहा हूं, रे, और ये नॉर्मल, ये तीनों आपका एक ही प्लेन में होगा। यानी कि अगर आपके पास कागज है, टेबल है, तो तीनों टेबल पे ही होंगे, तभी ये हो सकता है। दो टेबल में हो और एक टेबल के ऊपर झूल रहा हो, तो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसको हम कई बार कहते हैं कि अगर इस तरह का फिनोमेना होता है तो चीजें आपको दिखती नहीं है ना। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे ही नहीं हो रहा होता। तो तीनों का टेबल का मेरा मतलब क्या था, 2D सरफेस कोप्लेनर होने चाहिए। तो ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा जिसको हम आज थोड़ा सा हाइजेन प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ये लॉ है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल मेरा क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है।
यानी कि थीटा आई। आप आई भी लिख सकते हैं, मैं बस सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ। मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर, ताकि डाउट ना हो। आप चाहे तो आई और आर भी लिख सकते हैं। तो मुझे ये प्रूफ करना है। चलते हैं, कंसेप्ट वही यूज करेंगे, हाइजन प्रिंसिपल का। तो देखिए, ये एक वेव फ्रंट है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये एक वेव फ्रंट है, बहुत सारे यहाँ पे क्योंकि प्लेन वेव है तो लाइट हो गई वहां पे, रेडिएशंस हैं। अब क्या हुआ, ये प्लेन लाइट के साथ आगे आना शुरू हुआ। आपने ध्यान से दिया हो तो ये एक लेंथ है जो इसने ट्रेवर्स करा है इस पर्टिकुलर जहाज से। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब इसको यहां तक आने के लिए इसको यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ पे चाहिए और इसको यहाँ पे चाहिए। ये एक डिफरेंस हो गया है ना। थोड़ा सा समझते हैं, पर पहले मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात मैंने आपको समझाई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझिए कि जो ये डिस्टेंस था यहाँ पे, इसको कवर करने के लिए तो क्या था, मीडियम वही रखा है हमने। तो v वेलोसिटी होगी, डेल्टा टी मान लेते हैं, टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। ये एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ से, यही मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे और एक्स्ट्रा हो गया। मैंने एक्सट्रीम को ले लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेवलेट की पोजीशन हो गई यहाँ पे। तो एक आप डिस्टर्बेंस जनरेट कर दीजिए जिसका रेडियस कितना है, r है। जनरेट कर दिया। ये यहाँ पे जहां मीट करेगा वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ कितनी हुई, आर वी डेल्टा टी। ये कितनी सी बात समझ में आ गई आप। अब चलते हैं आगे। अब रिफ्लेक्टेड वेव में भी कुछ ऐसा ही होगा। और हमें ये देखना है कि जो हमारे पास ये वेव फ्रंट है आगे की तरफ चला गया, बट ये जो डिस्टेंस था ये तो थोड़ा ज्यादा कवर करना था ना इस रेडिएशन में। यहां से तो बाकी सब चले गए। तो ये जो ज्यादा कवर हुआ है इसको कैसे हैंडल करें हम, ये भी तो समझना है हमें। तो इसको समझने के लिए हम फिर से वैसे कंसेप्ट का यूज करेंगे। और इस बार हम फिर से आर, क्योंकि टाइम मीडियम सेम है, ध्यान ये रखना है आपने, मीडियम सेम है यहाँ पे। तो वेलोसिटी सेम होगी और डेल्टा टी टाइम भी तो कांस्टेंट ही हमने रखना है। तो आर हमारा सेम होगा। तो इस आर का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कर लीजिए ड्रॉ। ठीक है, पूरा नहीं करते, हल्का सा आर कर लेते कि हमारा काम की चीज जितनी है हम उतनी बात करेंगे। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली आपके पास ये एक कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकल सेटअप बन गया। मैंने यहाँ पे रेड कलर और पिंक कलर, सॉरी पिंक कलर और ब्लू कलर इसलिए दिखाया है सो दैट आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड फिनोमेना को वेव फ्रंट के टर्म में अलग अलग समझने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जो डिफरेंस आया है एक्सट्रीम पॉइंट्स में, ये इस v डेल्टा टी और इधर से ये v डेल्टा टी, ये दोनों सेम है। पॉइंट आप समझने की कोशिश करें कि ये दोनों सेम है। यहाँ पे जितनी लेंथ इसकी है, इसकी लेंथ कितनी है, v डेल्टा टी। तो इसकी लेंथ कितनी है, सेम, ये भी लेंथ भी सेम, राइट ना। ये भी कितना है, v डेल्टा टी। गॉट इट। तो हम यहाँ पे अगर नामकरण कर दें इसका, तो इस वेव फ्रंट को हम नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, यहाँ पे बी कर देता हूँ, ये है बी। और ये पॉइंट मान लेते हैं है सी। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, चलो डी मान लेते हैं, ये डी मान लिया। तो अगर आप ट्राइंगल को समझें, एक ब्लू ट्राइंगल समझ लें और एक पिंक ट्राइंगल समझ लें, तो आपको समझाने वाले पॉइंट में क्या बता रहा था, यहाँ से ये दोनों दोनों तो सेम हो गए आपके पास। ये तो एक है, इसको बराबर कर देते हैं, ये इक्वल हो गया। ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूं कर दूं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है ना। क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, रे का परपेंडिकुलर होता है, ये तो मैं पता ही था। यानी कि ये अगर हम समझे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर ये देखें तो ये भी परपेंडिकुलर। तो अगर आप समझे कि इस परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो भी था, इसको आपने ट्विस्ट कर दिया थीटा एंगल से, तो ये ब्लैक वाला बन गया राइट एंगल, है ना। तो ये जो एंगल होगा ये वाला कितना होगा, ये इतना ही तो होगा। ये देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये जो पिंक वाला है, पिंक वाले राइट एंगल को आप यहाँ पे रख के थीटा आई एंगल से घुमा दें, तो वापस आप यहाँ आ जाएंगे ना, ब्लैक वाले को ओवरलैप कर जाएंगे। तो यानी कि ये एंगल दोनों सेम थे, राइट। ये थीटा आई एंगल है। ओके। इसी तरीके से ये तो पता ही है कि ये थीटा आई है, और ये क्या एंगल है, थीटा आर है।
तो इसी तरीके से अगर हम ब्लू वाले के साथ करें तो क्या होगा, ब्लू वाले के साथ क्या आएगा, इसको भी हमने, ये राइट एंगल है आपके पास, ये आपके पास राइट एंगल है, इसको आपने ट्विस्ट करके घुमा दो, तो ये वाला राइट एंगल के ऊपर ये ओवरलैप कर जाएगा। और इस बार शिफ्टिंग कितने की थी, इसकी थीटा आर की थी, तो ये थीटा आर यहाँ पे डाल देते हैं हम, ये थीटा आर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये थीटा आया है। ठीक, गॉट इट, ये कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई हो गया। तो हमारे पास क्या इक्वल है, हाइपोटेन्यूज तो दोनों का एक है, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि वेव फ्रंट और रेडिएशन क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो ये भी तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज सेम है। ठीक है, राइट एंगल है, पहली बात तो आप ये प्रूव करिए, राइट एंगल है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज सेम है, इक्वल है, सेम भी है और इक्वल भी है, तो ये भी हो गया। और एक पर्टिकुलर आर्म वी डेल्टा टी का मैच भी कर रहा है इससे, तीनों पार्ट हो गए, यानी कि ये ब्लू ट्रायंगल और ये पिंक ट्रायंगल कनकुरेंट है। अब कनकुरेंट है तो मतलब क्या बना, अगर ये कनकुरेंट है तो क्या मतलब बना आपका, कनकुरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, यही मैं प्रूव करना था। सो दिस इज हाउ प्रूव द रिफ्लेक्शन। तो आज का वीडियो इतना ही था हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने जाना कि हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन को कैसे करते हैं, अगली बार देखेंगे रिफ्रैक्शन को कैसे करते हैं। आई होप तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ रह जाता है, लगता है आपको कुछ और हो जाना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस, मिलते हैं फिर से।